नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लोरमी सरकार ने भले ही मापदंड निर्धारित किया हो, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वही सालेबारी धान खरीदी केंद्र में धान की मापदंड में अधिक धान तौलकर किसानों से धोखा किया जा रहा है। बता दें कि 1 क्विंटल में 2.5 किलो का घोटाला किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सरकार ने भले ही मापदंड निर्धारित किया हो, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मामला लोरमी ब्लॉक के अंतर्गत सालेघोरी धान खरीदी केंद्र का है, जहां धान खरीदी प्रभारी सुरेश वैष्णव की तरफ से किसानों से मापदंड से अधिक तौल लिया जा रहा है। सभी बोरी के 41 किलो 500 ग्राम या 42 किलो का भी तौल लिया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर 1 क्विंटल में 2.5 किलो का घोटाला किया जा रहा है। गांव सरिस्ताल के एक किसान ने कहा कि 190 प्रति बोरा का तौल हुआ है, जिसमें उन्हें प्रति क्विंटल 2.5 किलो का चूना लगाया गया, यानी उन्हें 45 से 4600 का घाटा सहना पड़ा। क्या नाम है भाई आपका? सत्यम। सत्यम। ये कौन सा धान खरीदी केंद्र है? सालेघोरी। सालेघोरी। ये तौल का काम आप ही करते हो यहाँ पे? हाँ। आप भी करते हो तौल का काम? अच्छा, कितना धान जो भी बोरा तौले हैं वो जो है 41,200 250 ऐसा निकल रहा है ना? मतलब जो है कौन बोला है, मतलब 41,250 खरीदने के लिए? 41,200 साहब ने बोला। 41,200 साहब ने बोला है। हाँ। क्या नाम है खरीदी प्रभारी का? सुरेश। सुरेश। हितेश जर्सी। कहाँ से आए हैं? सारिस्ताल से। सारिस्ताल से। कितने धान बेचे हैं? 1 क्विंटल 90 किलो 76 कुंटल। 1 क्विंटल 90 कट्टी धान है। 90 कुंटल 190 कट्टी टोटल धान है। टोटल धान है जी। कितने तौल किए जा रहा है यहाँ पर? अब मैं अपने घर से लाया हूँ उसको 41 किलो 500 ग्राम कट्टी में, बारदाना में। और यहाँ सेम का सैंपल लिया जाता है? जी, 1-2 बोरी को उसमें सैंपल देखते हैं, फिर पलटी कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे काटा कराने के लिए आप लोग नहीं बोलते कि मतलब जो सभी बोरों का आपको काटा भी करते हैं? काटा सब लोग करते हैं। काटा करते हैं सबको नहीं, 1-2 4 10 तो रेंडमली चेक बस करते हैं। धान के यहाँ 40 मतलब 200 400 ऐसे लेते हैं। अच्छा। हाँ। कौन सा धान खरीदी केंद्र में? सालेघोरी। कौन है धान खरीदी प्रभारी? किसानों ने बताया कि धान खरीदी प्रभारी की खूब मनमानी चल रही है। कृषकों ने बताया कि खरीद प्रभारी सुरेश वैष्णव की तरफ से किसानों को धमकाया जा रहा है। इसको लेकर किसी को बताने पर धान वापस करने की धमकी दी गई, जिससे किसान डरे हुए हैं। खरीदी प्रभारी ने लाखों का शासन और किसानों को चूना लगाया। वहीं इसको लेकर अपर कलेक्टर निष्ठा तिवारी ने कहा कि ऐसे खरीदी प्रभारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में जो है धान खरीदी का कार्य जो है चालू है। कई जो सेंटर्स है उसमें अनियमितताएं पाई जा रही है। मतलब तय मानक जो प्रति तौल जो मात्रा है उससे अधिक जो है खरीदी किया जा रहा है। तो क्या ऐसे सेंटर्स पर कार्यवाही होगी? कितनी है तय मानक मात्रा कितनी है? मानक मात्रा जैसे 40 जो है हमारा, वो तो स्टैंडर्ड है। उसके अलावा बारदाने का जो है वो एक्स्ट्रा बारदाने का वेट लिया जा रहा है। बारदाने के साथ कितना? बारदाने का वेट वो मोटा पतला देख के वो उस हिसाब से होता है। एक स्टैंडर्ड जो रहता है वहाँ पे किया जाता है। आसपास जो निर्धारित वो बोला जा सकता है, पर कोई पतला कोई मोटा उस हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी करता है। और इसके लिए जो भी शिकायतें प्राप्त हुई है उसके लिए ARPS के माध्यम से कई सेंटर्स में जो है जा रहे हैं मैम की जायजा लेने के लिए जो है। स्पेशल मैं सालेघोरी की बात करूं तो वहाँ पर 41,300 41,700 तक का जो है मात्रा निकला है। और वहाँ पे जो सेंटर प्रभारी से हम लोगों ने बात किया कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो वो जो है सूखती का बहाना बनाते हैं। क्या मतलब जो है शासन की तरफ ऐसा है कि सूखत लिया जाए क्या? कल भी जब जिले में जनदर्शन का आयोजन किया गया था तो 1-2 सेंटर के बारे में ऐसी शिकायतें आई थी। ARCS के माध्यम से उनको नोटिस देके जांच की जा रही है। और आप जो आज सालेघोरी बता रहे हैं इसका भी निश्चित तौर पे हम एक बार जांच करवाते हैं। सेंटर के जो प्रभारी होते हैं वो बोलते हैं कि धान का उठाव जो टाइम पे नहीं होता है जिस वजह से सूखता है,
धान और वजन कम आ जाता है। इस वजह से हम लोग जो है धान का जो है एक्स्ट्रा जो है धान तो आप जो बता रहे हैं उसकी निश्चित तौर पे हम जांच करवाते हैं और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे यदि अनियमितता है तो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला कलेक्टर के संज्ञान में है और अब कार्रवाई की बात की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों को धमकाने पर क्या आरोपियों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि किसान साल भर मेहनत करता है और उसका परिणाम उसे नहीं मिल पाता, जिससे वो आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं शहर के राजीव भवन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशीला मौर्य और पूर्व विधायक रेखचंद्र जैन ने प्रेस वार्ता आयोजित किया। आपको बता दें कि सुशीला मौर्य ने नगर रनार स्थित एनएमडीसी प्लांट विनिवेश कारण को लेकर एक और बीजेपी की तरफ घेरा, तो वही कहा कि देश के गृह मंत्री बस्तर आते हैं लेकिन एनएमडीसी में प्लांट के मामले में कुछ बात नहीं करते। उनसे मिलने का वक्त मांगा गया पर उन्होंने समय न होने का बात करते हुए मिलने से मना कर दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार बस्तर से सिर्फ लेना चाहती है, बस्तर को कुछ देना नहीं चाहती। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद पूर्व जगदलपुर विधायक रेखचंद्र जैन ने सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को बात करते हुए कहा कि नगरनार प्लांट के पास कोशापुड़ा के करीब 20 एकड़ जमीन सरकार पहले ही आदिवासियों को गुमराह करके ले चुकी है। उनसे ये कहकर जमीन लिया गया कि यहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन वहां ना बनाकर मनमानी ढंग से जो है डिमरापाल में बना दिया गया, जिसमें कि वहां पर ग्रामीण खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। आगे पूर्व विधायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के साथ गलत नहीं होने देगी। बहुत जल्द ही पार्टी जगदलपुर से नगरनार के लिए पैदल यात्रा कर विरोध प्रदर्शन करेगी। केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की शायद सरकार, ये डबल इंजन की सरकार पूरे छत्तीसगढ़ और बस्तर को चारागाह समझ रही है। यहाँ की खनिज संपदाओं के दोहन के लिए बड़े बड़े उद्योगपति बस्तर आ रहे हैं। निजीकरण का विनिवेशीकरण के मामले को लेकर बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, शायद सरकार बस्तर में जिन्होंने एनएमडीसी ने घोषणा की थी कोपागोड़ा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, उसको एनएमडीसी तो बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शाह जी ने या प्राधिकरण की बैठक में उसको स्वयं के निर्णय से उस हॉस्पिटल को रद्द कर दिया। और आज सरकार के पास फालतू खर्चा करने के लिए बहुत पैसा है और मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो इंडिया की सरकार ने बनाया है, इंडिया गवर्नमेंट ने, उसको चलाने के लिए पैसा नहीं है। एक काम को बंद करो, दूसरे काम को उनको थोप दो। ये काम कर रहे हैं कि कोपागुड़ा का हॉस्पिटल बंद नहीं बनेगा और इस हॉस्पिटल को एनएमडीसी चला है, जबकि एनएमडीसी स्टील प्लांट बना। क्षेत्रवासियों को बड़ी बात रखी गई थी कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जो प्रभावित क्षेत्र है 30-30 पंचायतें हैं, वहां के लोगों का इलाज अच्छा होगा, लेकिन इनको किसी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ बस्तर को कैसे शोषण करे, कैसे दोहन करे, जनता को कैसे गुमराह करे, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी जो स्वास्थ्य सुविधा कोपागुड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की बात थी, उसको लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर, चाहे रोजगार का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, किसान का मामला हो, हमारी कांग्रेस पार्टी पदयात्रा शीघ्र ही शुरू करेगी। और अमित शाह जी को जब कांग्रेस पार्टी ने जिला प्रशासन के माध्यम से पत्र भेजा कि समसामयिक मुद्दे जो बस्तर के उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, तो ये कभी नहीं चाहते कि विपक्ष किसी तरह की बात रखे। ये बात इनके नहीं सुनने से क्या हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी सेवा करने वाली पार्टी है। बस्तर के जनहित के मुद्दों को हम लगातार उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे और जनता के बीच जाएंगे, जनता को इनके कारनामों का खुलासा करेंगे, जिससे सही दूध का दूध, पानी का पानी आगे आगे होते जाए। विनिवेशीकरण के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री बस्तर आए हैं और बस्तर की जनता चाहती है कि विनिवेशीकरण के मुद्दे पर देश के गृह मंत्री बात रखें।
साथ ही रेल के मुद्दों पर देश के गृह मंत्री को बोलना चाहिए और साथ ही जो खूट पदर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो वर्षों की जो मांग थी और एनएमडीसी ने वहां के प्रभावित किसानों को, प्रभावित गांव के लोगों से जो वादा किया था, उन वादों पर एनएमडीसी मौन हो गई है और उसके लिए खासकर छत्तीसगढ़ की शासन सरकार ने बस्तर विकास प्राधिकरण की 18 नवंबर की बैठक में उन्होंने कहा था कि हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि देश के गृह मंत्री जवाब दे। बस्तर में आए गृह मंत्री, खेलों का उद्घाटन किया, अच्छी बात है। नक्सलवाद के मुद्दों पर बोले, वो भी अच्छी बात है। नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए, सभी चाहते हैं, परंतु जो बस्तर के ज्वलंत मुद्दे हैं इस पर देश के गृह मंत्री नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। जगदलपुर से रायपुर विमान सेवा बंद हो गई है। इन जो प्रमुख बिंदुओं पर देश के गृह मंत्री बोलना नहीं चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने एक आवेदन दिया था यहाँ के जिला प्रशासन को कि इन प्रमुख बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल देश के गृह मंत्री से चर्चा करना चाहता है, बात रखना चाहता है। पर दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक जिला प्रशासन ने मिलने का जो हमको समय हमने मांगा था उस समय नहीं दिया। कुल मिलाकर अमित शाह जी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिला प्रशासन चल रहा है। यह लोकतंत्र में कतई अच्छी बात नहीं है कि विपक्षी दलों के आवाज को अपना सुने। बस्तर आए हैं तो बस्तर की बातों को प्रमुखता से हम लोग चाहते थे कि उठे और बस्तर के लोगों को भला हो, परंतु देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन नहीं चाहता कि कोई अन्य मुद्दों पर बात हो। उनका राजनीतिक सिर्फ एजेंडा है। वो आए किस लिए, ये बस्तर वासियों में संशय का विषय है कि देश के गृह मंत्री सिर्फ खेल को उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। नक्सली जो समर्पित हैं 100-150 उनसे मिलने आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इसके पीछे गहरी राजनीतिक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को भागते हुए कांग्रेस पार्टी एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलना चाहता था, परंतु उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। यह बस्तर का दुर्भाग्य है और बस्तर के हित में कतई उचित नहीं। और वहीं जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदी और नक्सल हिंसा प्रभावित परिवारों से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं कि इस दौरान क्या कुछ चर्चा हुई। आज के इस छोटे से कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान विष्णुदेव जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्रीमान विजय जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण व सभागार में उपस्थित 88 परिवार जिन्होंने या तो नक्सलियों का सामना करते हुए वर्दी पहनकर करवाए हैं या जिन्होंने अपने प्रियजनों को नक्सलियों के हमले में गंवाए हैं, ऐसे सभी परिवारजनों को मैं माननीय प्रणाम करता हूं और आप सभी के परिवारजनों की जो शहादत हुई है इसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे सामने एक ऐसे भी कहा गया था कि मीटिंग को हम रायपुर रखें, मगर विजय में अच्छा ही हुआ कि मीटिंग को यहीं पर शहीद स्मारक पर रखने का निर्णय किया। छत्तीसगढ़ शासन ने एक शहीद स्मारक इसलिए बनाया है कि लंबी और वेदनापूर्ण लड़ाई में जिन्होंने अपनों की चिंता करे बगैर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके सम्मान हेतु स्मारक तो है ही, परंतु साथ साथ ये आने वाली पीढ़ी को भी एक प्रकार से प्रेरणा देने का काम करेगा कि जीवन जो होता है वो दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। यहां प्रतिकात्मक मुक्ति के साथ साथ सभी शहीदों के नाम 1399 शहीदों के नाम यहां पर अंकित किए गए हैं और आज ही मैंने छत्तीसगढ़ के डीजीपी साहब को बताया
कि इसके पर नाम और तिथि लिखा हुआ है, नीचे एक प्लेट भी रखा जाएगा जहां पर उस तिथि पर पुष्प रखकर उनको सैल्यूट देने का कार्यक्रम भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रशासन ने जब से यहां सरकार बदली है, निजाम बदला है, ये उपद्रव जो नक्सलियों का है इसको निर्मूल करने के लिए संकल्प लिया है। अब तक जो हुआ 40 साल में वो हो गया, मगर आगे किसी को अपना परिचय न गंवाना पड़े, इसका एकमात्र रास्ता है तो नक्सलवाद को समाप्त करने का है। और इसके लिए दृढ़तापूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार ये हमारे दोनों नेताओं के नेतृत्व में काम कर रही है। तीनों मोर्चे के काम, जो सरेंडर होते हैं उनका स्वागत है, वो भी हमारे लिए हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ जाते तो अच्छा ही है, नहीं होते हैं उनको अरेस्ट करने का प्रयास करते हैं और अंतर तो बतौर दूसरे की जान लेने पर ही हमारा है, उनको सजा देने का काम भी नहीं करती है। तीनों मोर्चे 270 से ज्यादा लोग मारे गए हैं नक्सली, लगभग 900 लोग अरेस्ट हुए और 600 से ज्यादा लोग सरेंडर हुए। तो एक प्रकार में एक स्थान में नक्सलवाद का इतना बड़ा क्षेत्र कभी नक्सल मुक्त नहीं हुआ, इतने ज्यादा नक्सलाइज न्यूट्रलाइज नहीं हुए, न सरेंडर हुए न अरेस्ट हुआ। तो एक साल में बहुत अच्छी सटीक रणनीति के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में काम किया है। छत्तीसगढ़ के पुलिस के सभी दलों ने मिलकर, चाहे डीआरजी हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस हो, चाहे भारत सरकार की कई सुरक्षा एजेंसियां हो, सबने मिलकर एक मजबूत अभियान तय दिशा के तहत शुरू किया। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद दंतेश्वर की भूमि पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी बूंद लहू नहीं बहेगा, इसका आप भरोसा मानकर चलिए, हम इसको समाप्त कर देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के कारण ये पूरा क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है। तो ढेर सारे विकास के काम क्षेत्र के, गांव के और व्यक्ति के भी ढेर सारे विकास के कामों को गति देने के लिए एक चरणबद्ध आयोजन किया है। नरेंद्र मोदी जी का मजबूत समर्थन और सहयोग छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना को है। हमने अनेक विविध उपाय किए, यहां से अब भर्ती भी होने वाली है केंद्रीय सुरक्षा बलों में, 15,000 आवास स्वीकृत किए और हर गांव में 100% सैचुरेशन और उसमें प्रायोरिटी नक्सलवाद के कारण जिसकी क्षति हुई है वो परिवारों की, एक कार्यक्रम बहुत डिटेल बनाया है। मेरे 2 दिन के बस्तर दौरे में मुझे भी लगा कि जिन्होंने अपने परिजन ही गंवा दिए, इसके लिए कोई और विशेष व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। मैं यहां से जाकर मेरे साथियों से, गृह सचिव भी आए हैं, डीआईजी भी आए हैं, हमारे सचिव दूसरे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का काम देखते हैं वो भी आए हैं। सब मिलकर जरूर छत्तीसगढ़ सरकार को साथ मिलकर कोई योजना बनाएंगे जिससे इतनी बड़ी क्षति जो आपके परिवार की हुई है, उस क्षतिपूर्ति तो ईश्वर भी अब नहीं कर सकता, परंतु इसमें हम सहयोग जरूर कर सकते हैं। सहयोग क्या कर सकते हैं, इसका कोई न कोई प्रारूप लेकर हम जरूर आएंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था की है। मैं तो साधुवाद देता हूं सीएम और डिप्टी सीएम को कि हर आईजी की ऑफिस में 2 घंटा शहीद और नक्सलवाद के भोग बने हुए परिवारों की ग्रीवेंसेस को समाप्त करने के लिए रखा है।
मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी को कि वो 2 घंटा कलेक्टर भी अगर आईजी की ऑफिस में बैठते हैं तो काफी सरलता हो जाएगी। और मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि आप एडवांस में ही पत्र लिखकर आपकी समस्या अगर उनको बता देंगे तो आप जब चाहोगे तब उस पर कोई न कोई प्रशासन का टिप्पणी मिल पाएगा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि ये जो अभियान भारत सरकार ने हाथ में लिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाथ में लिया है, नक्सल मुक्त भारत का, इसको आपका आशीर्वाद मिले, आपका समर्थन मिले, आपके परिवार का समर्थन मिले और आपके परिजनों ने जो दिनों में आपके जितनी भी कठिनाइयां हैं उसको सरल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तो प्रयासरत रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय, आदिजाति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय तीनों मिलकर ये सभी क्षतिग्रस्त परिवार, चाहे शहीद हुए हैं, चाहे नक्सलियों ने क्षति की है, परिवारों की क्षति की परिपूर्ति के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। फिर से एक बार सभी शहीदों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर उनके बलिदानों को याद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। और बिलासपुर में जय वंदे मातरम संगठन ने जो है अज्ञेय नगर से शहर का भ्रमण कर प्रियदर्शनी नगर में जो है पथ संचलन किया और फ्री राम सभा के रूप में संवाद किया। इस मौके पर वक्ताओं ने अपने अनुभव एवं विचारों को व्यक्त किया। एकत्र होने लगा है, उसके नए नए आयाम, नए नए परिभाषाएं, नई नई सफलताएं, नित नई सफलताएं मिल रही हैं, जिससे जो हमारे मनीष भगवा ध्वज के विरोधी हैं उनको उनकी उम्मीदें खराब हो रही हैं और आगे समाज एकत्र होगा और हम समाज एकत्र होगा, जन जागृति होगी तो हम नित नई ऊंचाइयों को छुएंगे, हमारे नए 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 आगे सोपान आएंगे। युवतियां और महिलाएं संचलन में शामिल क्यों नहीं होती हैं? व्यक्तियों महिलाओं को संचलन हमने रखा हुआ है क्योंकि जो पुरुषों का संचलन था, तो रैली नहीं थी। रैली और शोभायात्रा में फर्क होता है। रैली जब होती है तो किसी मांग के लिए हुआ करती है। हम समाज को देने के लिए आए हुए हैं। महिलाएं हमारे सारे कार्यक्रमों में रहती हैं, बैठकों में रहती हैं, अन्य कार्यक्रमों में रहा करती हैं, लेकिन चूंकि पुरुषों को साथ उस प्रकार से चल पाना, तो साड़ी पहन के जा पाना उनके लिए बहुत हमको लगता है कि इसमें दिक्कत आती है उन लोगों के लिए। तो उन लोगों हर जगह हमारी बहनों ने स्वागत किया हुआ है शोभायात्रा का, संचलन का, और कोई विशेष कारण नहीं है उसमें। संस्कार से संस्कृति बचेगी कैसे? संस्कार जो सनातन का जो संस्कार है, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंदिर जाना और अपने देवी देवताओं को याद करना। और देखेंगे आप जितने देवी देवता हैं, रखते हैं, जो हमारे सनातन को बांटना चाहती हैं, अलग अलग घरों में बांटना चाहती है, अलग अलग जातियों में बांटना चाहती है, उनके लिए हमको जरूरत पड़े तो हथियार उठाने का तो हथियार भी उठाएंगे। भाई एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यही हमारा जो आज का जो पथ संचलन का संदेश। जैन साहब, पहले साल में 2 बार संचलन होता था, महीने में 2 बार क्यों हो रहा है? हम तो चाहते हैं कि हर सप्ताह में संचलन होना चाहिए। कारण इसलिए होना चाहिए कि जो हिंदू समाज जातियों में, धर्मों में, संप्रदायों में, आचार्यों में, शंकराचार्यों में बटा हुआ है, उन सारे समाजों को जोड़ने का हमारा एक प्रयास है। हमारे अंदर जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए। जो हमारे उपेक्षा का शिकार समाज है वो हमारे साथ समाज समरस हो, इसके लिए वंदे मातरम मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहा है और लगातार करता रहेगा। ये जातियों में बटे समाजों को लाने का वंदे मातरम का प्रयास प्रारंभ से है, जिससे हमने संगठन गठन किया और लगातार हमारा जारी है। क्या संदेश क्या देना चाहते, स्पष्ट बताएं। संदेश स्पष्ट है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे, 2 महीने सेफ रहेंगे। और हिंदू समाज को ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर आगे आने वाले समय में कटने से बचना चाहते हैं, जैसे इतिहास में हुआ है, तो एक रहे और सेफ रहे और जो भगवा झंडे के तले एकत्रित हो जाए, एक रहे। और क्या तरीका हो सकता है पथ संचलन के अलावा? पथ संचलन हमारी जो मेन जन जागृति है, माननीय हमारे संयोजक माननीय महेंद्र जैन जी
जरा जो जागृति आज लाई जा रही है समाज में सभी हिंदू भाई बहनों के बीच में, जैसा भाई साहब द्विवेदी जी ने बोला कि हम एक हैं तो सेफ हैं। देश में समरसता रहे, समाज एकजुट भी हो, नेतृत्व करे। पथ संचलन कितना मददगार है इसमें? इससे क्या है, जागरूकता फैल रही है हमारे हिंदू भाइयों में। आज जो देख रहे हैं कि आजू बाजू के देशों में बहुत ज्यादा अत्याचार हिंदुओं के ऊपर किया जा रहा है और एक ही देश बचा है भारत, उसमें से 13 राज्य भी नहीं रह गया है। तो इसलिए हमको संगठित होना बहुत जरूरी है। हमारी समरसता, अस्मिता को, हमारी पहचान को अगर जिंदा रखना है तो एकजुट होकर चलना पड़ेगा। यही वंदे मातरम मित्र मंडल का उद्देश्य है, यही उनकी अपेक्षा है। अच्छा, पथ संचलन से क्या जागरूकता फैलती है? पथ संचलन से यह है कि जागरूकता आती है कि जो हमारे शहर में जो लोग हैं उनको देख के उससे जुड़ते हैं या ढूंढे की अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। इससे संगठन का जो क्षेत्र है बढ़ता जाएगा और जो लोग गलत दृष्टि से जो सोच करके हमारे समाज को तोड़ने में लगे हैं उनके मन में भय पैदा होगा और ये सब गलत काम करने के बारे में सोचेंगे। अच्छा, वंदे मातरम जो संगठन है वो विशुद्ध रूप से सामाजिक है, और क्या इसको काय गतिविधियां करनी चाहिए जिससे कि बच्चे संस्कारित हो? नहीं, इसको धीरे धीरे हम लोग राष्ट्रवाद के साथ जोड़ रहे हैं। जो राष्ट्रवाद के साथ हैं हम उनके साथ हैं। इसी तरह से जैसे हमारे बड़े आदरणीय ने कहा है कि बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या हिंदू संगठन का कोई भी हो, उसमें आप जुड़िए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।